नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरागिया क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? सभी को राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लासेस आपके लिए है BSTC की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो CET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो और अन्य गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण उनके आता है, तो उन सब के लिए यह बहुत ही मुख्य क्लासेस है। प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य फोकस किया है हमने इसमें BSTC पर, CET पर और पटवार पर। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, आज हम मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर 10 सोल्व करने वाले हैं। कौन सा हिंदी का मॉडल पेपर 10 सोल्व करने वाले हैं। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कर दीजिए, क्योंकि ये इससे अन्य जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 1 से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, यह पूछा गया है। अक्षी, 4 विकल्प है हमारे सामने, नयन, दृग और द्रगम्बु, है ना। क्या दिए गए हैं? अक्षी दिया गया है, नयन दिया गया है, दुग दिया गया है और दृगम्बु दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अक्षी, नयन और दृग ये जो है यह किसके हैं? आँख के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? आँख के पर्यायवाची। लेकिन अगर हम बात करें दृगम्बु, तो दृगम्बु कहा जाता है दृग के अम्बु, यानी दृग यानी नेत्र का जो जल है उसको कहा जाता है, और यह पर्यायवाची होता है आपके आंसू का। किसका पर्यायवाची होता है? आंसू का। तो इस विकल्प में विकल्प संख्या 4 जो है, प्रश्न संख्या 1 में विकल्प 4 जो है सही है, क्योंकि आँख का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखो, प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो भूमि के अंदर जो हलचल होती है, जो भी परिवर्तन होता है, उसकी जो जानकारी रखता है, उससे संबंधित जो ज्ञान रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे भूगर्भ वेता कहते हैं, पुरातत्व वेता कहते हैं, नृतत्व शास्त्री कहते हैं, या भूकंप वेता कहते हैं? तो देखो, आपने इस शब्द को बहुत बार सुना है। आपने सामाजिक में जो भूगोल आता है, सामाजिक ज्ञान का एक पार्ट है भूगोल, उसमें भी सुना है कि जो भूमि के अंदर जानकारी रखता है उसको क्या कहते हैं? हम भूगर्भ वेता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? भूगर्भ वेता कहते हैं। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 2 का आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। पुरातत्व वेता वह कहलाता है जो पुरानी ऐतिहासिक चीजों के बारे में क्या करता है? जानकारी लाता है। ठीक है, उसे कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। एक शब्द दिया है आपको नरेश, और पूछा गया कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका नर प्लस एश होगा क्या, या नरे प्लस श होगा, न प्लस रेश होगा, या नर प्लस ईश होगा। तो देखो, नरेश जो है इसमें ए का प्रादुर्भाव हुआ है। किसका? ए का प्रादुर्भाव हुआ है। और ए कौन सी संधि में बनता है? आपके गुण संधि में बनता है। कौन सी संधि में बनता है? गुण में। एक तो ए बनता है और एक ओ बनता है। क्या बनता है? एक तो ए बनता है और एक ओ बनता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर विकल्प 4 को अगर हम देखें तो देखिए, नर प्लस ईश से मिलकर के बना है, बड़ा ई है। यहाँ र में ए जुड़ा हुआ है और ई, ए और ई को साथ बोलो, आई। क्या बोलोगे? आई। तो यह प्रोनाउंसिएशन आएगा, आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। तो विकल्प 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। किसी भी प्रश्न में अगर आपको आपत्ति हो, आपको लगता है कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसमें क्यों आपने क्या समझा है, वह सही है या गलत है, उसके बारे में हम परिचर्चा भी करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, और इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। भाई, किसका पर्यायवाची पूछा है? निंदा का पर्यायवाची। एक है कुत्सा, विकल्प 2 है बरखुरदार, फिर है अपस्मार, और फिर है आपकी स्तुति। ये 4 दिए गए हैं। तो देखो, निंदा जो है वह कुत्सा, उसका क्या है? एक पर्यायवाची। किसका है? कुत्सा का। बरखुरदार नहीं होगा, अपस्मार नहीं होगा, स्तुति यानी गायन या किसी का गुणगान करना नहीं होगा। क्या होगा? कुत्सा। विकल्प 1 जो है वह निंदा का बिल्कुल सही पर्यायवाची है आपकी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखो, तत्सम तद्भव से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पर्यायवाची से बनते हैं, मुहावरे से बनते हैं, और एक अशुद्धि, शुद्धि और अशुद्धि से, इनसे प्रश्नों की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ती है। आते सभी टॉपिक है जो आपके ग्रामर में दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनसे प्रश्नों का जो संख्या है वह अधिक मात्रा में पूछी जाती है।
अब यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, पूछा गया है कि तद्भव शब्द की पहचान करनी 4 विकल्प में से, अर्थात बाकी की जो 3 है वे क्या हो गए आपके तत्सम हो गए। तो देखो विकल्प 1 है उल्लास, विकल्प 2 है प्रतिमूर्त, विकल्प 3 है निश्वास और विकल्प 4 जो है उजास। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उजास जो है वह तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है या तद्भव है? बताओ बताओ बताओ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उल्लास, प्रतिमूर्त और निश्वास ये तो क्या है आपके तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। और उजास जो क्या है वह तद्भव है। अब बात आती है कि फिर उजास का तत्सम क्या होगा? तो इसका जो होता है वह होता है उज्ज्वल। क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। किसका होता है? उजास का तत्सम क्या होता है आपके? उज्ज्वल होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है विद्यार्थियों कि मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। परीक्षा का भी एक स्तर होता है, परीक्षा जो ली जाती है आपकी वह प्रत्येक स्तर के विद्यार्थी के लिए तैयार की जाती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर सभी को आता है, फिर उसके बाद उसका स्तर धीरे 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 क्या होता है आपके बढ़ता जाता है। तो प्रश्न है कि मूर्त शब्द का विलोम है, अमूर्त होगा, प्रतिमूर्त होगा, सम्मूर्त होगा या अदृष्ट होगा। तो मूर्त जो दिखे, जो सामने हो, जिसे देख सके, छू सके, वह मूर्त है। और उसके आगे अ उपसर्ग जुड़ने से वह क्या हो गया? अमूर्त। क्योंकि अ का अर्थ क्या होता है? नहीं में होता है, नकारात्मकता में होता है। तो मूर्त जो साक्षात है, अमूर्त जो साक्षात नहीं है, दृश्यमान नहीं है। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही होता है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सब और कोई, देखो दो सर्वनामों को मिलाकर के एक सर्वनाम दिया है कि सब कोई। ये कौन से श्रेणी में आएगा? क्या ये निश्चयवाचक में आएगा, क्या ये अनिश्चयवाचक में आएगा, निजवाचक में आएगा या संयुक्त सर्वनाम में आएगा? तो देखो दो सर्वनामों को जब एक साथ करके पूछा जाता है तो वे संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। ये आपके लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है सतसई किस समास का उदाहरण है? भाई सतसई जो है वह किस समास का उदाहरण है? वह तत्पुरुष का है, कर्मधारय का है, द्वंद्व का है या द्विगु का है? सतसई का अर्थ क्या होता है? 700 का समूह। क्या होता है? 700 का समूह। अब जहां भी संख्यावाची आ जाता है, क्या आता है? संख्या आ जाती है, तो वह कौन से में जाता है? आपकी द्विगु समास की श्रेणी में जाता है। किस में जाता है भाई? द्विगु समास की श्रेणी में। तो देखिए कहाँ है? विकल्प 4 जो है वह द्विगु समास दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर दशानन शब्द आता है तो ध्यान रखिए वह बहुव्रीहि में जाएगा, क्योंकि दशानन जो है वहाँ किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? आपके दशानन हो रहा है रावण के लिए, अन्य अर्थ के लिए जा रहा है, इसलिए वहाँ क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। संख्या वहाँ नहीं देखनी है, वहाँ देखना है कि अर्थ। अब यहाँ सतसई का अर्थ किसी अन्य अर्थ में नहीं जा रहा, 700 के समूह में जा रहा है। ठीक है, जैसे बिहारी सतसई, बिहारी जी के द्वारा 700 दोहे जो लिखे गए उसको क्या कहते हैं? बिहारी सतसई। ठीक है, बढ़ते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? 4 विकल्प में सुरपनखा है, सूरपनखा है, सुरपणखा है या शुरपणखा है। तो देखो शुरपणखा जो है उसमें स शंकर वाला आता है। विकल्प 4 जो है वह सही है, इसको नोट डाउन कर लेना भाई। ये शुरपणखा शुद्ध होता है, ध्यान रखना। ये तीनों बाकी क्या है आपके? गलत है। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों जो चाहे करो, जो चाहे करो बस हमें तंग न करे, वाक्य के बीच में रिक्तस्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ये जो रिक्तस्थान दिया गया है इस रिक्तस्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? भाई अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, पूर्ण विराम आएगा या योजक चिन्ह आएगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जब अल्प विराम से थोड़ा कम समय, कम देर के लिए रुकते हैं तो कौन सा आता है आपके? अर्ध विराम चिन्ह आता है, जो ये वाला होता है। कौन सा आता है? अर्ध विराम चिन्ह आता है। तो विकल्प 2 जो है यह आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर है। आपके लिए विराम चिन्हों की एक अलग से हम वीडियो बना देंगे बिल्कुल, कि विराम चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है, किससे किया जाता है, कौन सा विराम चिन्ह कौन सा होता है। ये आपका वादा रहा मेरी तरफ से कि आपकी विराम चिन्ह की क्लास बिल्कुल यूट्यूब पे आपकी इसी गुरु आज्ञा क्लासेस पे अपलोड कर दी जाएगी। विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, कहाँ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखो विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछा गया है? पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? यहाँ ये दे दिया गया कि स्वर संधि का उदाहरण है, चारों विकल्प भी स्वर संधि के हैं। तो देखो पो प्लस अन, तो हम पहले इसका क्या करते हैं? संधि करके देखते हैं। तो पो प्लस अन, देखो भाई ओ के बाद ए आ रहा है तो
क्या होता है, ओ के बाद अ आता है तो क्या बन जाता है आपकी, बताओ भाई क्या बन जाता है, अव बनता है ना, क्या बनता है, अव बनता है। और इससे बनने वाला शब्द क्या होगा, पवन बनेगा। क्या बनेगा, पवन। अगर यहाँ दो मात्रा होती तो ये फिर क्या बन जाता, पावन बन जाता। क्या बन जाता, पावन बन जाता। अब अव का निर्माण, अव आव अय आय का निर्माण आपके अयादी संधि में होता है। किसमें होता है, अयादी संधि में। तो विकल्प 2 जो है वह सही है। एक बात विशेष आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, कि आप अगर स्वर संधि है तो स्वर संधि में अगर आपको ये पता है कि कौन से स्वर संधि में 5 भेद होते हैं ना, कि कौन सी स्वर संधि में कौन से स्वर का निर्माण होता है, तो आपके स्वर संधि के प्रश्न गलत ही नहीं होंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके लिए भी एक अलग से छोटा सा वीडियो बना देंगे कि इस संधि में इसका, इसमें इसका, इसमें इसका निर्माण होता है। चलो ये बात भी पक्की। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बैठक, एक शब्द दिया गया है आपको, बैठक। ये बैठक शब्द दिया गया है और पूछा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखो अधिकतर बच्चे अक प्रत्यय कर देंगे तो ये गलत होगा। देखो बैठक जो है उसमें बैठ मूल शब्द है। क्या है, बैठ मूल शब्द है, ठ के हलंत नहीं है। ठ के हलंत होता तो अक प्रत्यय जुड़ता है ना, ठीक है। तो क जो है वह आपके सही उत्तर है, क्योंकि बैठक में क प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, क। बैठ प्लस क, बैठक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि याद रहे। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। 12वां प्रश्न हो चुका है हमारे। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, वाक्य में प्रयोग करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। फुटपाथ, स्कूल, स्टॉप या केतली। स्त्रीलिंग, फुटपाथ पर बैठा है। फुटपाथ है ना, फुटपाथ बन गया या बन गई फुटपाथ, ये पुल्लिंग आ गया है ना। फिर है स्कूल, स्कूल खुल गया या स्कूल खुल गई है। विद्यालय खुल गया, कौन सा है, पुल्लिंग। स्टोव, स्टोव चला दो, पुल्लिंग। केतली है, केतली गिर गई या केतली गिर गया, केतली। तो विकल्प डी जो है या 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 13 का बिल्कुल सही उत्तर है। वाक्य में प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। भाई 4 विकल्प है, 4 विकल्प दिए गए हैं, अर्थ दिया गया है वचन से फिरना। इसके लिए 4 जो आपको मुहावरे दिए गए, कौन सा होगा, थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना या दांतों तालू में जमना। तो देखो भाई वचन से फिरना है थूक कर चाटना, किसी ने थूक दिया उसको चाट के मना कर दिया कि मैंने नहीं थूका, यानी वचन से फिरना। तो विकल्प 1 जो है वह प्रश्न संख्या 14 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ठीक ठीक न्याय हो जाना, ये पीटीटी 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी। देखो तेल की धार देखो, होगा क्या, नहीं, दूर दूर तक भी नहीं मिल रहा है। दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल, यह भी गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, बिल्कुल ठीक ठीक न्याय हो जाना क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो डाल डाल में पात पात नहीं होगा, है ना। विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 16 में। देखिए पूछा गया है, एवं का तद्भव रूप क्या होगा। भाई बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है भाई, एवं का तद्भव रूप क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको याद रख लेना, प्रश्न बन सकता है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। एवं का तद्भव, एवं होगा, और होगा, तथा होगा या यो होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एवं जो है वह क्या है, तत्सम हो गया। क्या हो गया, तत्सम। तो इसका जो तद्भव रूप होगा वह यो होगा। क्या होगा, यो, यहाँ पर डॉट आएगी इसकी, यो होगा। तो विकल्प आपके जो 4 है वह आपके प्रश्न संख्या 16 का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। क्या पूछा है, संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, दो अलग अलग स्वरों से मिलकर के जब स्वर का निर्माण होता है किसी, तो संयुक्त स्वर। तो देखो ए का तो ए और आई मिलके आई का निर्माण, ई के बाद ए, ऊ का निर्माण और औ का। तो देखो ए, ई, ऊ और री, ये 4 मूल स्वर कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहलाते हैं, आपके मूल स्वर कहलाते हैं। ये स्वर निर्मित, इनका निर्माण अन्य किसी स्वरों की सहायता से नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऊ दिया गया है, तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल
सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। आपका नहीं आएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये तो अशुद्ध हो गया। इस बात में कहने में किसी को संकोच न होगा। इस बात को कहने में संकोच नहीं होगा या किसी को संकोच नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई, ये सही है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो विकल्प 3 जो है वह सही है। चौथे विकल्प को भी देखते हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, तो ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती है, देखने में नहीं, सुनने में। बातों को सुना जाता है, देखा नहीं जाता। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? प्रक्षिप्त होगा, उत्क्षिप्त होगा, आरोहण होगा या आपके उत्थान होगा। तो देखो, ऊपर की ओर जो उछाला है उसके लिए हम उत्क्षिप्त शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्क्षिप्त का प्रयोग करते हैं। विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? उत्क्षिप्त। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वें प्रश्न में पूछा गया है कि च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। वह उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आया है, तो बोल करके देख लो। च, छ, ज, झ है ना, कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? च वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। लिख लीजिए कि च वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दो भाई, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 21 देखिए भाई, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है? ऋषि, ऋषि, ऋषि या ऋषि। तो भाई ये तो बिल्कुल सरल सा है। विकल्प 1 जो है वह शुद्ध होगा प्रश्न संख्या 21 में आपकी, है कि नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? भाई विदेशी शब्द नहीं है। कमर, कमरा, कमेटी या कान। तो भाई ये तीनों तो आपके, कमर, कमरा, कमेटी तो क्या है आपकी विदेशी, लेकिन कान शब्द जो है वह विदेशी नहीं है। इससे विकल्प 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द आपके पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय। मंत्रणा कर ली, स्त्रीलिंग नहीं होगा। सभा शुरू हो गई, नहीं, स्त्रीलिंग है। मंडली आ गई, स्त्रीलिंग। न्याय मिल गया, पुल्लिंग। विकल्प 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24वें प्रश्न में पूछा गया है विद्यार्थियों, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए भाई। आपका भविष्य उज्जवल हो, वाक्य का कौन सा भेद होगा? क्या प्रश्नवाचकों का प्रश्न पूछा है क्या? नहीं। निषेधात्मक, निषेधवाचक क्या कुछ नकारात्मक है क्या इसमें? नहीं। इच्छावाचक है क्या? इच्छा की गई है क्या? बिल्कुल की गई है। क्या की गई है? कि आपका भविष्य क्या हो? उज्जवल हो। अर्थ की दृष्टि से क्या होगा? आपके इच्छावाचक हो। आज्ञा नहीं दी गई है। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 24 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25वें प्रश्न में पूछा गया है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, जिसमें ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ? तो भाई देखो, मंडली में ई प्रत्यय लगा हुआ है, बड़ी की मात्रा है, सही है। नगरीय, तो नगर प्लस ई, बड़ा ई और ये लगा हुआ है, तो भाई इसमें नहीं है क्योंकि इसमें ई प्रत्यय लगा है। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे यहाँ पर पकड़ में आ गया है। तो 25वें प्रश्न में विकल्प 2 ठीक है। टोकरी में ई है और नाली में ई है, तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भाई अशुद्ध वाक्य को पूछा गया है। यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा या वह घर गया। तो भाई भूख बड़ी नहीं होती, भूख के लिए क्या होगा? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या होगा? बहुत भूख लगी है। तो विकल्प 2 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 26 का क्या है? बिल्कुल सही और परफेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न में पूछा गया है विद्यार्थियों, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपने इस शब्द को तो कक्षा 7-8 के विलोम शब्दों में भी पढ़ लिया होगा। तो देखो, प्रवृत्ति का विलोम शब्द पूछा है, वृत्ति होगा,
अनावृत्ति होगा, निवृत्ति होगा या सवृत्ति? तो प्रवृत्ति का क्या होता है? विकल्प 3 निवृत्ति बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28वें प्रश्न में पूछा गया है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाइए। पंकिल नहीं, नीरज, नीर प्लस ज नहीं होगा भाई। नीरद बादल होता है। नीरज किसको कहते हैं बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। निर्मल, निर्मल किसको कहते हैं? स्वच्छ को। निर्मल, मल यानी गंदगी, निर यानी जिसमें नहीं हो, जिसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं हो, वह क्या होता है आपके? स्वच्छ। तो विकल्प 4 जो है यह है स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होगा? निर्मल। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हुए 29वें प्रश्न में पूछा गया है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ग का निर्माण हुआ है तो दिग प्लस अंबर ये नहीं है, दिग प्लस अंबर ये भी नहीं है, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर भाई एक को 2 बार दे दिया गया है तो विकल्प 3 और 4 दोनों ही सही है ना? हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक। तो अब देख लो भाई, दिक प्लस अंबर सही है। क के बाद ए आ गया, स्वर आ गया तो क अपने क ख गया, तीसरे में बदल जाता है, ग में बदल जाता है तो क्या बनता है? दिगंबर। तो विकल्प 3 और 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 अंतिम प्रश्न की ओर आज की कक्षा के। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा? गुस्सा होना होगा, दुखी होना होगा, बहुत आनंदित होना होगा, बीमारी होना। भाई आपने BSTC CET का पेपर दिया है और आपके अच्छे प्राप्तांक आ गए हैं और आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है तो आप क्या होंगे? अंग अंग फूले न समाएंगे, अर्थात बहुत आनंदित होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। तो विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 30 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने क्या किया है? बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल किया है। लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यह जो अभ्यास है ना प्रश्नों को हल करने का, यह आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। जिन बच्चों ने PTET की परीक्षा के दौरान नित्य क्लासें ली है, डेली होने वाली क्लासेस ली है, उनको बहुत से प्रश्न हूबहू छपे हुए मिले हैं। तो आप भी इससे वंचित ना रहें, इसलिए लगातार बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लासेस का। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।